आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं उच्चिष्ट और निम्नलिखित का व्यवहारिक प्रश्नों में अनुप्रयोग। इसके कुछ बेहतरीन प्रश्न हम कर चुके हैं और आज एक बढ़िया प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप कैसा कम दिखाना है हमको, न्यूनतम यानी कि मिनिमम परिमाप लाना है, जिसके अंतर्गत r त्रिज्या का वृत्त बना है और उसके अंदर r त्रिज्या का वृत्त बना हुआ है। और जो परिमाप की वैल्यू है वो लानी है 6r√3 लेकर के आनी है हमें। परिमाप क्या लाना है उसका, 6r√3 या 6√3 गुणा r। तो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होगा कि दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी भुजा AB और इसकी भुजा AC ये दोनों बराबर हैं। फिर इसके अंदर एक वृत्त खींचना है। तो देखिए ये तीन वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, OP, OQ और OR। तीनों त्रिज्याएं हमेशा बराबर होंगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो वृत्त की त्रिज्या है OP, OQ और OR ये R है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, R। सही। अब आप देखिए एक यो एंगल, अब सबसे पहले तो ये चीज़ कि यो भुजा और यो भुजा दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ये सबको पता है। तो देखिए हमने यो एंगल मान लिया थीटा, तो यो इसका थीटा मान लिया। तो भैया ये इस वाली भुजा के सामने के एंगल है, कौन से वाली भुजा के, AC के सामने के एंगल है ना ये। तो AC किसके बराबर है, AB के। तो अगर AC के एंगल थीटा और थीटा हैं तो AB के एंगल भी थीटा और थीटा होंगे। समझ रहे हो, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो आपने यही लिखना है कि यो एंगल थीटा, यो थीटा, यो थीटा, यो भी थीटा। ये आपने सभी यहाँ पे लिख करके ऐसे दिखाना है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज और देखिए, त्रिभुज से देखो जरा ध्यान से, पहले चित्र समझ लेंगे APB। अब आप देखिए ये जो एंगल है, यो एंगल P यो 90 डिग्री है या नहीं है, यो 90 डिग्री है। एक थीटा यहाँ, एक थीटा यहाँ, यो एंगल पूरा हो गया 2 थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यो 90 है, यो 2 थीटा है, तो यो जो तीसरा कोण इसका बच गया वो होगा 90 - 2 थीटा। यो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इन दो कोणों को आपस में जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो 90 - 2 थीटा यो बच जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज अब काम में ली जाएंगी। तो देखिए कैसे करना है। अब देखिए हमें इसका सिद्ध करना है परिमाप। सिद्ध करना है क्या, परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीन भुजा हैं AB, BC और CA, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है और CA की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा ध्यान से अगर हम देखते हैं तो AB जो भुजा है वो दो पार्ट में डिवाइड है, AR और RB। इसी प्रकार से BC जो भुजा है वो BP और PC इन दो भाग में विभक्त है। और जो तीसरी भुजा है CA वो CQ और QA इन दो भाग में विभक्त है। तो आपको कुल मिलाकर के ये 6 भाग निकालने हैं, ठीक है। तो ये भुजा आपकी प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहले अब आप देखिए त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB देखिए ये भुजा आप निकालना चाह रहे हैं और इस भुजा के बारे में आपको पता है। ये भुजा क्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या है, R। तो हमें लंब के बारे में पता है, हम आधार निकालना चाह रहे हैं तो tan का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से BP की जो वैल्यू होगी वो होगी R cot थीटा। सही है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी बिल्कुल सेम लग जाएगा। यो लंब है, यो आधार है, थीटा इसमें कोण है, तो यहाँ से tan थीटा का सूत्र लगा के PC की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, R cot थीटा। लेकिन BP BR के बराबर है, PC QC के बराबर है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, चित्र देखिए। तो यो पॉइंट है B, यो एक वृत्त है। तो वृत्त के बाहर पॉइंट, उससे अगर कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त पे खींची जाती है तो वे दोनों स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती हैं। ये प्रमेय है कक्षा 10। तो जितनी वैल्यू BR की होगी, जितनी वैल्यू BR की होगी उतनी ही वैल्यू BP की होगी। ऐसे यहाँ पे जितनी वैल्यू इसकी होगी CP की उतनी ही वैल्यू CQ की होगी। तो आपने BP को निकाल लिया है तो BR के बराबर हो जाएगी, CP को निकाल लिया है CQ के बराबर हो जाएगी। सही है, समझ गए। अब आप इस त्रिभुज में इसी प्रकार से एक फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज AOR
आर में। ये एंगल 90 डिग्री है भाई, यो थीटा है, तो हमें ये वाली भुजा निकालनी है। तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो बिल्कुल त्रिभुज ए आर ओ में ए आर बराबर इस प्रकार से एक फॉर्मूला लगा देंगे और ए आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे सभी। तो ए आर बराबर ये आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, ए क्यू के। तो आपने ये 6 के 6 पार्ट आप सोल्व कर चुके हैं। अब आप निकाल लेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी के 2 पार्ट ये थे, बी सी के 2 पार्ट ये थे, सी ए के 2 पार्ट ये थे। ठीक है, ए आर देखिए, अब ये सब वैल्यू यहाँ पर रखनी है। सब वैल्यू ए आर, आर बी, बी पी, पी सी, सी क्यू, क्यू ए, ये सब वैल्यू आपने निकाल ली है। तो इन वैल्यू को रखने पर ये इक्वेशन बनेगी। 2r कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, r तो वृत्त के बारे में था, वृत्त के बारे में हमें कुछ सिद्ध नहीं करना है, इसलिए ये r कांस्टेंट है। तो थीटा के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज में थीटा ही बचा है, बाकी त्रिभुज की कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन अब आप आराम से कर सकते हैं। tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन इस 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2, ये 2 ऐसे ही रह जाएगा। cot थीटा का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद इसका दोबारा से अवकलन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को आराम आराम से देख लेना बार बार, ये वैसा अवकलन आप अपने आप कर लेंगे। फिर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पहला अवकलन किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद में किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। 0 की वैल्यू भाई सेक को 1/cos लिख सकते हैं, कोसेक को 1/sin, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। लेकिन यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है। एंगल तब निकलेगा जब दोनों तरफ सेम हो। तो इस साइन को कोस बना लीजिए या कोस को साइन बना लीजिए। तो साइन का कोस बना लिया 90 माइनस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई π/6। थीटा की वैल्यू π/6 सेकेंड अवकलन में रखेंगे तो ये आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो परिमाप कैसा हो गया, धनात्मक, सॉरी मिनिमम हो गया। लेकिन अब ये चीज़ सिद्ध होगी, आपको परिमाप की भी वैल्यू निकालनी थी। तो त्रिभुज का परिमाप देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। त्रिभुज का परिमाप P बराबर 2r tan, जो थीटा की वैल्यू आई है ना वो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है भाई, तो 2r बराबर √3 इंटू 2√3। तो कुल मिला के इसे भी आप सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके आपका आंसर होगा 6√3 इंटू r। और यही आपको सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को बड़े आराम से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखें और समझने का प्रयास करें। एक लास्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी को चलाने में खर्च उसके द्वारा चली गई किलोमीटर प्रति घंटा में दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग पर खर्च 48 रुपये प्रति घंटा है तो स्थिर व्यय 300 रुपये प्रति घंटा है, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा वेग कौन सा होगा। ठीक है, ये आपकी बुक का ही प्रश्न है। तो आपने मान लिया कि हमारा जो वेग है वो वी है। ठीक है, वी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ईंधन का खर्च प्रति घंटे रुपए में क्या बताया गया है कि भैया जो खर्च आ रहा है उसके द्वारा चली गई दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, दूरी के वेग के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो खर्च बराबर वेग का वर्ग और उसके अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का निशान अगर हटाते हैं तो बराबर लगाएंगे, लेकिन एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे और v²। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 में नोट कर सकते हैं। आपको दे रखा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग, अगर हम इस स्पीड से चलाएं तो हमारा खर्चा कितना आता है, 48 रुपये। ठीक है, तो खर्चा हो गया 48 रुपये, ये के ऐसा ही। और वेग v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 16 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो खर्चा हो गया 48 रुपये, के ऐसा ही रह जाएगा, v का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3/16। ठीक है, तो ईंधन का प्रति घंटे का खर्च कितना आ गया, तो 1 घंटे का खर्च कितना आ रहा था, kv²। तो k का तो मान अब हमने निकाल लिया है, तो k का मान आ गया 3/16 v²। ये 1 घंटे का खर्च आ रहा है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी s है। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी s, चाल v मान ही रखी है, चाल या वेग बात एक ही है। अब s दूरी तय करने में ईंधन को कितना खर्चा लगेगा, नु बताओ। तो समय कितना लगा एस दूरी तय करने में, समय लगा है s/v, तो ये हो गया समय। और 1 घंटे का खर्चा कितना है, 3/16 v²। तो 1 घंटे के खर्च को कुल समय से गुणा करोगे तो टोटल खर्चा निकल आएगा या नहीं निकल आएगा। भाई मान लो रेल 10 घंटे तक चली, 1 घंटे का खर्चा 5 रुपये है, तो 50 रुपये हो गया ना सीधा सा। तो ये हो गया 1 घंटे का खर्चा, उसमें समय से गुणा कर दी तो
S दूरी तय करने में टोटल खर्चा रहा 3SV/16। उसने दे रखा स्थिर व्यय, मतलब जो खर्च होना ही होना है, जो कांस्टेंट खर्चा है वो कितना है, वो है 300, लेकिन 1 घंटे का 300 और हमने घंटे चलाई है S/V घंटे, तो 300 S/V। तो इंजन का कुल खर्चा कितना आ गया, स्थिर व्यय प्लस चलने का खर्च। स्थिर व्यय कितना है 300 S/V प्लस 3SV/16। ये खर्चा आपको क्या दिखाना है, मिनिमम, क्योंकि अगर खर्चा कम से कम करोगे तो हम तभी तो बोलेंगे कि रेलगाड़ी का एवरेज बढ़िया है। तो इस खर्चे को मिनिमम लेके आना है। मिनिमम ला करके कैसे लेके आएंगे, एक बार अवकलन, दूसरी बार अवकलन, पहला अवकलन 0 के बराबर, लेकिन अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, अवकलन करेंगे यहाँ से आप v के सापेक्ष, क्योंकि v के बारे में ही तो बताना है, v मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो ये आपको v की वैल्यू यहाँ से फिर निकाल लिया। अब इस प्रश्न को आप खुद सोल्व करेंगे।